हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्दो दिस इज दिस टॉपिक इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, बट यहाँ पर हम लोग जो पॉलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आप हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ें, लेकिन पॉलिटी के अंदर भी कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ कुछ एक्ट हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन, व्हाट आर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा संविधान है, हमने बताया आपको कल कि भारतीय संविधान क्या है, ब्लेंड है। किसका किसका? फेडरल और यूनिटरी दोनों का। इसलिए केसी वेयर ने क्या कहा भारत के संविधान के बारे में, भारत के संघवाद के बारे में क्या कहा कि भारत जो है क्या है, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल यानी कि अर्धसंघ है। यानी कि हमारे संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि क्या है, फेडरल प्रोविजन को फॉलो करते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि यूनिटरी को फॉलो करते हैं। तो अब हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो कि मतलब यूनिटरी प्रोविजन है, और कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो कि फेडरल प्रोविजन है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग रिसिता, हेलो जया, विनोद, पूनम, संदीप, माहिम, तुलिका, दीपांशु, चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो है यूनिटरी प्रोविजन ऑफ Indian Constitution. Now, what we are discussing? We are discussing Indian Constitution's unitary provision. यानी कि भारतीय संविधान के एकात्मक प्रावधान। यानी कि जो ये कहता है कि भारत का संविधान जो है वो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी का है। जो ये कहता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी का है, यानी कि एकात्मक स्वरूप का है। यानी कि ऐसा प्रोविजन जिसने सेंटर को ज्यादा शक्तियां दे रखी है। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, सिंगल सिटीजनशिप। यानी हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता ये किसका प्रावधान है दोस्तों, यूनिटरी प्रोविजन है। यानी कि हमारे देश में याद रखिएगा जो नागरिकता प्रदान करने का काम है, सिटीजनशिप को प्रोवाइड करने का जो काम है, ये किसका है, ये है दोस्तों सेंटर का। हमारे संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा सेंटर। और पूरे देश के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप दी जाएगी, पूरे देश के लिए एक समान नागरिकता दी जाएगी, एक ही सिंगल सिटीजनशिप होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर? दूसरी बात करें तो दूसरा है दोस्तों, हमारे देश में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या राज्यों का अपना कोई संविधान है क्या? नहीं, एक संविधान है सर, पूरे देश में जो लागू होता है, जो पूरे देश तथा पूरे राज्यों में भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है और देश के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? यानी कि हमारे देश में संविधान कैसा है, एक ही संविधान है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तीसरी बात करें दोस्तों तो तीसरा क्या है, तीसरा है दोस्तों क्या, स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी मजबूत केंद्र। सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हैं, मजबूत केंद्र है। ये भी कैसा प्रोविजन है, ये भी यूनिटरी प्रोविजन है। चौथी बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, स्टेट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। यानी कि राज्यों का, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल यानी कि राज्यों का विभाजन हो सकता है, राज्यों का विभाजन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों है, क्योंकि ताकि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे।
हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे, इसलिए सेंटर को क्या है, ज्यादा शक्तियां दी गई है। सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा जो अगला है क्या है, अगला जो प्रोविजन है, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। व्हाट इज 370? वी विल डिस्कस व्हाट इज 370 जब हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स, देन वी विल डिस्कस 370। 370 के तहत जब जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था तो एक स्पेशल आर्टिकल था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी, है ना? बिल्कुल क्लास चल रही है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है? इतना आप लोग लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चला आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रोविजन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको पता होना चाहिए जो हमारा संविधान है, संविधान का लचीलापन। हमारे संविधान का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे पार्लियामेंट अलाउन, पार्लियामेंट अकेले क्या कर सकती है, बदल सकती है। हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसे संविधान क्या कर सकती है, जिसे संसद अकेले चेंज कर सकती है, और वो भी कैसे, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। यानी कि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल, इजी टू अमेंड, आसानी से उसमें बदलाव हो सकता है, ओनली पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकती है। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो क्या है, रिजिड, वो कैसा प्रोविजन हो जाएगा, वो फेडरल प्रोविजन हो जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है कैसा है, ये आपका एक यूनिटरी प्रोविजन है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान। आपको पता है हमारे संविधान के अंदर भाग 18 है। भाग 18 के तहत 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और वित्तीय आपात, इसको डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय सेंटर। और इस दौरान जब भी इमरजेंसी लगाया जाता है किसी स्टेट के अंदर, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, उस दौरान जो राज्य के अंदर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। इट मींस ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इट प्रोवाइड्स मोर पावर टू द सेंटर। ये केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान कर रही है। इट मींस इट इज ऑल्सो ए यूनिटरी प्रोविजन। ये भी क्या है, आपका यूनिटरी प्रोविजन है। इमरजेंसी के समय अनामिका जी क्या होता है, राज्य की जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र के पास चली जाती है। जब हम अलग अलग इमरजेंसी प्रोविजन में आएंगे, इमरजेंसी के बारे में वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अभी आपको बस इतना याद रखना है, इमरजेंसी के दौरान चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, उस दौरान सेंटर बिकम मोर पावरफुल। केंद्र जो है वहां पर काफी मजबूत हो जाता है, क्योंकि केंद्र को राज्य के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला क्या है, अगली बात करें तो दोस्तों इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। हमारे देश के अंदर कैसी जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, एकीकृत न्यायपालिका है। और ये एकीकृत न्यायपालिका कैसा प्रोविजन है, ये दोस्तों क्या है, ये कैसा प्रोविजन है, ये हमारा यूनिटरी प्रोविजन है हमारे संविधान का, एकात्मक प्रावधान है हमारे संविधान का, क्या, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज याद रखिएगा, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इस अखिल भारतीय सेवाओं की जब बात करते हैं तो ये अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवाएं आती है, अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें 3 ही सर्विसेज आती है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। आईएफओएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा।
दीज थ्री सर्विसेज कम्स अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। और इसका वर्णन किसमें है दोस्तों? इसका वर्णन है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 312 में क्या है? इसका प्रावधान है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, इनको रिक्रूट कौन करेगा? सेंटर। ट्रेनिंग कौन देता है? सेंटर। लेकिन इसे यूज कहां पर किया जाता है? ये योगदान अपना कहां पर देते हैं? ये काम कहां पर करते हैं? ये राज्यों में जाकर काम करते हैं। भाई साहब, डीएम, एसपी, ये सब कहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं? आपके जिले के, है ना जी, राज्य के अंदर जाकर काम करते हैं ये। लेकिन जब भी इनको क्या करना है? प्रमोट करना है, जब भी इनको सस्पेंड करना है, तो ये राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये कौन करेगा? केंद्र करेगा। इसका मतलब क्या है? केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। यानी केंद्र क्या कर सकती है? इस आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है, इनको प्रमोट कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार इसके यूज कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर व्हाट? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका केंद्र के अंदर, मतलब कि यूनिटरी प्रोविजन के अंदर। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। केंद्र तथा संसद में क्या अंतर है? रागिनी यादव जी, जो केंद्र क्या है पूरा, जो मतलब केंद्र सरकार का मतलब है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। मतलब कि पूरे देश का जो सरकार है उसे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्लियामेंट कहते हैं, उसे हम लोग संसद कहते हैं। पीके कौशल जी, भी आर्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट होने में टाइम है, कम से कम 1 वीक तो लगेगा अभी आर्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट होने में। ठीक है, वाई यू आर सो, मतलब आप इतना जल्दीबाजी में क्यों हैं? सर आर्टिकल में बीच का, मतलब कैसे संविधान का निर्माण हुआ, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, ये भी तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वी हैव टू स्टडी दोस टॉपिक्स आल्सो। तो पहले इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट। जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। डिफेंस किस आर्टिकल में आता है? पवन, है ना। डिफेंस की जब हम बात करते हैं, ये यूनियन लिस्ट का विषय है। डिफेंस के लिए ऐसा कोई पार्टिकुलर आर्टिकल नहीं है हमारे संविधान के अंदर, है ना। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या है? अनुच्छेद है। कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है जिसमें एक आगे हाँ इससे इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट डिफेंस से रिलेटेड का नहीं। हाँ, अगर डिफेंस की बात करें, सुरक्षा किस सूची का विषय है डिफेंस? तो वो संघ सूची का विषय है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड कानून जो है वो कौन बनाता है? वो संसद बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। फ्रांसो, सिटीजन 1955 क्या है? फ्रांसो, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? अगर आप इसके बारे में हमें बता दें तो मैं आपको बता दूंगा। क्या हम लोग अभी सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं? एंड राहुल, क्या करंटली वी आर स्टडिंग इमरजेंसी प्रोविजन? अभी आपको मैंने बताया इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कि 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात जिसे हम हिंदी में कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसी तरह क्या है? आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल। एंड इसके बाद अगला जो है दैट इज आर्टिकल 360 विच टॉक्स अबाउट व्हाट? फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात, है ना। क्लियर? तो आप लोग थोड़ा जो मतलब क्या है ना, सब्र रखिए अपने ऊपर। हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे ना, तब जाकर हम पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट क्या है? 1955 आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट नागरिकता कैसे प्रदान करें, नागरिकता को कैसे समाप्त करें, उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। हमारा संविधान यह कहता है। और पार्लियामेंट ने अपने आर्टिकल 11 के तहत दिया गया जो पावर है, आर्टिकल 11 के पावर को यूज करते हुए एक कानून बनाया कि हाउ एनी पर्सन कैन, कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भी किसके अंदर है? ये भी आपका यूनिटरी प्रोविजन के अंदर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सिंगल सिटीजन 15, 16, 19 के तहत सिटीजन, ये कहां किस किताब में पढ़ रहे हो प्रांशु, है ना। अपने आप ना देखिए क्या है, अपने जज्बातों पर थोड़ा क्या करिए, अभी थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने जज्बातों पर थोड़ा सा, अपने शब्द पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। आपके एक एक सवालों का जवाब मिलेगा जब हम उन टॉपिक्स पर पढ़ेंगे। तब आपके मन में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल नहीं रहेगा जब हम उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला यूनिटरी प्रोविजन जो है हमारे संविधान का,
इतना आप लोगों ने लिख लिया, और नहीं लिखा है तो आप लोग बाद में लिख लीजिएगा पीडीएफ से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनइक्वल 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 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, इन राज्यसभा और इन हाउस ऑफ स्टेट। यानी राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्य है ना, स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा के अंदर। हमारे देश में, हमारे देश में जो स्टेट को एलोकेट किया गया है राज्यसभा में सीट, इसका प्रोविजन हमें शेड्यूल 4 में मिलता है, अनुसूची 4 में मिलता है। लेकिन जो राज्यों के अंदर जो सीटों का आवंटन हुआ है राज्यसभा के अंदर कि यूपी को इतनी सीटें मिलेगी राज्यसभा में, बिहार को इतनी सीटें मिलेगी, कर्नाटक को इतनी सीटें मिलेगी, वेस्ट बंगाल को इतनी सीटें मिलेगी, वो किसके आधार पर किया गया है? वो वहां के पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है, वहां की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो यूपी को सबसे ज्यादा सीट दी गई है 31। बिहार का पॉपुलेशन कितना है तो बिहार के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसे 16 सीटें दी गई है। इसी तरह अलग अलग राज्यों का जो जनसंख्या, उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसे सीटें आवंटित की गई है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल 249, हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझेंगे। यह कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल दिमाग एकदम मैं जो बोल रहा हूं उस पर रखना है। आर्टिकल 249 में लिखा गया है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में केंद्र के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो। मैंने आपको बताया है कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, जिस पर कानून कौन बना सकती है? संसद यानी सेंटर। राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बना सकती है? स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य सरकार। और एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर कि दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक, वहां पर एक है सोनम, हम लोग जब राज्यसभा में आएंगे तो बात करेंगे वहां पर किस राज्य में कितनी सीटें हैं, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए इरेलीवेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा कहां पर, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ स्टेट हैं जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए, हम लोग सीट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कोई भी स्टेट है ना, उस स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। जैसे बिहार में राज्यसभा को 16 सीटें दी गई है, कि जैसे राज्यसभा में टोटल 245 सीट है, जिसमें कि 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 233 चुन करके आते हैं, इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली। किसके द्वारा? एमएलएज के द्वारा। वहां पर हर राज्य को अलग अलग नंबर ऑफ सीट दे दिया गया, भैया तुम्हारा 16 सीट होगा, तुम्हारा 31 सीट होगा, तुम्हारा 10 होगा, तुम्हारा 12 होगा, तुम्हारा 7 होगा, इस तरह से। यहां पर हम बात कर रहे थे दोस्तों आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाना पड़े तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ओके, यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट के पावर को क्या कर सकता है? छीन सकता है, स्टेट के पावर में इंटरफेयर कर सकता है। और आर्टिकल 249 कहता है अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, ध्यान से समझिएगा, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट के द्वारा, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट के द्वारा यानी संसद के द्वारा स्टेट लिस्ट के विषय पर, स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाना अनिवार्य है। कानून बनाना क्या है? अनिवार्य है। कानून बनाना क्या है? अनिवार्य है। तो पार्लियामेंट
स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बना सकती है ना। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और बता दिया गया है सेंटर किस किस पर कानून बना सकती है, स्टेट किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। लेकिन कोई ऐसा समय आ जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना केंद्र के लिए अनिवार्य हो जाए। मान लीजिए कि पूरे देश में अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब हो गई है, लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, लोगों का अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत नाजुक है। और आपको पता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यह विषय है किसका, स्टेट लिस्ट का। यानी कि इस पर कानून बनाना किसका काम है, स्टेट का काम है। तो सेंटर क्या कर सकती है, नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में उस विषय पर भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन कब, जब राज्यसभा उसके लिए क्या करे, परमिशन दे, और वो भी कैसे, विशेष बहुमत से इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करे, स्पेशल मेजॉरिटी से इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर व्हाट इज दिस स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी, ये विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत का मतलब यहां पर क्या, अभी हम समझेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है ना। पहले आप यहां पर इतना लिखो, फिर अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है ये स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। इतना आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। कंकरेंट लिस्ट पर कानून सोनम दोनों ही बनाते हैं, दोनों ही बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट पर कानून, सेंटर और स्टेट दोनों। आपकी क्या परेशानी है, आप ये बताइए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद अगला जो प्रोविजन है, यूनिटरी प्रोविजन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, अभी मैं रिपीट करूंगा परीक्षित, जस्ट वेट। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो हमने लिया है ना, ये हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया कि फेडरल प्रोविजन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहां से लिया हमने, ये हमने कनाडा से लिया है। ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये भी हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। यानी हमारे देश में देखिए राज्यपाल, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, राज्यपाल जो है काम कहां करता है, राज्यों में। राज्य के प्रमुख होते हैं ना राज्यपाल, स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं राज्यपाल। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग राज्यपाल की, उस राज्यपाल को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है अपॉइंट। और जो राज्यपाल होते हैं वो किसके निर्देशों पर काम कर रहे हैं, सेंटर के इंस्ट्रक्शन पर। यानी कि यहां पर काम करेगा राज्यपाल जाकर राज्य में, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंटर। यानी कि सेंटर कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है राज्य के अंदर। इसका मतलब क्या, राज्य जो है कम शक्तिशाली है, केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये भी कैसा प्रोविजन है, ये भी आपका यूनिट प्रोविजन है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगला याद रखिएगा, वीटो ऑन स्टेट बिल्स, वीटो ऑन स्टेट बिल्स, यानी राज्य विधेयकों पर वीटो। ध्यान से इस चीज को समझिए। जैसे पूरे देश में कानून बनता है, कैसे बनता है, पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ,
उसके बाद वो बिल जाता है गवर्नर सॉरी प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति अगर वीटो पावर का यूज करते हैं तो वो कानून नहीं बन पाता। वीटो पावर का यूज करने का मतलब कानून बनने से मना कर देना। ठीक है, अब देखिए जो राज्य है, इसी प्रकार राज्य में जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्य विधानमंडल उसके लिए एक बिल पास करती है। राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव, एक मतलब विधेयक पास करती है, और उस विधेयक पर जब राज्यपाल सहमति दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब हमारे संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 201 के अंदर, यह प्रावधान कहता है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, अगर राज्य के राज्यपाल को यह लगता है कि इस बिल को किसके लिए रिजर्व कर देना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, तो गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, और जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ये क्या हो गया, इंक्रोचमेंट ऑफ पावर ऑफ स्टेट ना, यानी कि पावर, स्टेट के पावर को आप इंक्रोच कर रहे हैं। क्योंकि राज्य कोई कानून अगर बना रहा है तो अगर अब उसे राष्ट्रपति सहमति नहीं देंगे तो वो कानून बन ही नहीं सकता। तो ये भी एक कैसा नेचर है, ये भी एक सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है। राहुल, वीटो का मतलब होता है टू नॉट गिव नॉट परमिशन टू एनी बिल। कोई भी बिल पास होकर आया राष्ट्रपति या राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास, तो वो उस कानून को बनने से मना करता, उस पर साइन करने से मना करता, उस पर सहमति देने से मना करता। दैट इज नोन एज वीटो पावर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 123 में मिलता, सॉरी आर्टिकल 111 में मिलता है, और राज्यपाल का किसका, आर्टिकल 200 में मिलता है। ओके, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर जब हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल की वीटो शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टेट के बिल पर वीटो लगाना किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्या है, ये है आपका सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी का गुण है। केंद्र को ज्यादा शक्ति आप दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक यूनिटरी प्रोविजन है। इस चीज को आप याद रखिए। वीटो पावर स्टेट को भी मिलता है। परीक्षित, स्टेट को भी, गवर्नर के पास है ना वीटो पावर, लेकिन गवर्नर के पास यह भी अधिकार है कि गवर्नर चाहे अगर तो वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति सहमति देगा तो कानून बनेगा, राष्ट्रपति मना कर देंगे तो कानून नहीं बनेगा। ऐसा हमारे संविधान में प्रोविजन है। ये क्या है, सेंटर को ज्यादा शक्ति दे रहे हैं आप, कि सेंटर जो है राज्य के, मतलब उसमें इंटरफेयर कर रहा है, राज्य के कानून मतलब निर्माण में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर सकता है सेंटर। क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी तो बताइए। नाउ वी विल डिस्कस फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले हम लोग। किसी को भी देखो कोई पॉकेट वीटो की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास बिल्कुल है माला। इसका मतलब सेंटर ही देश चलाती है, बिल्कुल देश चलाती है अनामिका, सेंटर देश चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट चलाती है। जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अनामिका, ये बताइए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बताएं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधान, भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधान, भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधान। देखिए, अगर एक भी बच्चे को कुछ भी बात समझ में नहीं आए तो आप बताइए, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तभी आप आगे के लेक्चर्स को समझ पाओगे। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यूपी से हैं, तो जैसे अनामिका जी आप यूपी से हैं, तो केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदी जी की। पूरे देश में बीजेपी का शासन है, मोदी जी सरकार चला रहे हैं।
लेकिन आपके राज्य में, यूपी में आपकी योगी जी की सरकार है। आपके राज्य के लिए कानून कौन बना रही है? योगी जी की सरकार बना रही है। पूरे देश के लिए कानून कौन बना रहे हैं? वो केंद्र की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार बना रही है। आया समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया। दीपू जी कहां से हैं आप? बिहार में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। फेडरल प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहला फेडरल प्रोविजन क्या हमारे देश में भी क्या है? डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी या क्या है? डुअल गवर्नमेंट, यानी दोहरी सरकार है ना जी। हमारे देश में भी दोहरी सरकार है ना। कहेंगे सर कैसे दोहरी सरकार है? अभी बताया कि सेंटर में अपना अलग गवर्नमेंट है, किसका? मोदी जी की सरकार है, सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर में क्या है? सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। और स्टेट में आपका अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है। जैसे बिहार में नीतीश की सरकार है ना। स्टेट में क्या होता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार होती है। यूपी में मोदी जी की, सॉरी, योगी जी की सरकार है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है। असीम जी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बढ़िया दीपू, वेरी गुड। तो माला आपको कई सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेगी, है ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सुमित सर प्लीज कुछ कीजिए। क्या करूं भाई? क्या दिक्कत क्या है आपका? देखिए केजीएस यूजर जी का सवाल बहुत अच्छा है। सभी बच्चों को यह सवाल समझना चाहिए। इनका सवाल है, मैं आपको इनका सवाल बता देता हूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कानून पसंद नहीं है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस कानून को समाप्त कर सकती है? याद रखिएगा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है और अगर वो कानून सेंटर गवर्नमेंट के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता या वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून को लागू करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो नहीं कर सकती केंद्र सरकार। फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहा है, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया उसके लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो केंद्र सरकार उस कानून को निरस्त कर सकती है, उस कानून को समाप्त कर सकती है। ठीक है, क्लियर? सर यूटी में भी स्टेट वाइज रूल होता है? नहीं, यूटी देखो क्या है ना, तीन यूटी ऐसे हैं जहां पर कि क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर है। लेकिन बाकी के जो 5 यूटी हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि राष्ट्रपति के डायरेक्शन पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फ्रांस पीवाईक्यू का जो है ना प्रैक्टिस होता है यूट्यूब पर ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कल, परसों और शनिवार को इस 3 दिन आपका प्रैक्टिस होता है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ऑन डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर। आपको करना है प्रैक्टिस, आप वहां पर कर सकते हो। दूसरी बात करें दोस्तों तो यहां पर याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ पावर है किसके बीच में? हमारे देश में भी है ना डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना जी। सेंटर एंड स्टेट किसमें? 7th शेड्यूल में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो ये कैसा? केंद्र और राज्य के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन। और किस अनुसूची में है ये? 7वीं अनुसूची में। किसमें है? इन 7th शेड्यूल। ये भी कैसा है? ये भी आपका एक फेडरल प्रोविजन है। किसमें है ये? अंडर 7th शेड्यूल, यानी 7वीं अनुसूची में ये जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक, तो पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग और भी जो प्रोविजन है हमारे फेडरल प्रोविजंस क्या क्या हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इतना लिखो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। व्हाट इज वीटो? सुखदेव जी, वीटो का मतलब होता है किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर, किसी भी कानून को बनने से मना कर देना, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा।
उसी को हम कहते हैं वीटो। वीटो का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना, है ना। आगे चलें, किसी को यहां तक कोई समस्या? सभी ने नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा मुद्दा है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश में क्या है? जुडिशियरी स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्तों? तो हमारे संविधान में कहा गया है, हमारे संविधान में याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? खुद सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या कर सकती है? सजा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो भारित व्यय है किस पर? भारत की संचित निधि पर चार्ज एक्सपेंडिचर है। और ऐसे कई सारे प्रोविजन है जो कि जुडिशियरी को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट बनाते हैं, स्वतंत्र बनाते हैं। यानी कि इसके काम में कोई जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता है ना। बना सकते हैं आप, है ना। राज्यपाल और सीएम में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बीच में है वही है। राज्यपाल जो होता है स्टेट का नॉमिनल हेड होता है, स्टेट का, राज्य का, जबकि एक्चुअल हेड जो होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाता है, सरकार चलाता है, जबकि राज्यपाल जो होता है पूरे राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, राज्य का मतलब कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। और राज्यपाल स्टेट के अंदर सेंटर का एजेंट भी होता है ना। कृष्ण जी, किसी को अगर कोई पीएम पहले से है तो नहीं बना सकते, है ना। जब तक आप उसका मेजोरिटी समाप्त नहीं कर सकते तब तक नहीं बना सकते। अगर जो पार्टी रूल में है वो अगर चाहे, बीजेपी के हेड हैं, वो अगर चाहते कि नहीं अब मोदी जी को नहीं योगी जी को हम पीएम बनाना, तो वो अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिसफल कर देंगे। मोदी जी कहेंगे मोदी जी चलिए आप हटिए, अब योगी जी को हम, आपका उम्र हो गया अब आप जाइए, अब हम योगी जी को बनाएंगे पीएम। बन सकता है, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैं वी आर करेंटली स्टडी प्राइम मिनिस्टर या वी आर करेंटली स्टडी जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर थोड़ा पेशेंस नहीं है। आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल कोई नहीं पूछ रहा है यहां पर। नो वन इज आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हाँ, इससे अलग आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, वही आप लोग पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू अरेस्ट पीएम, यस, इफ प्राइम मिनिस्टर मर्डर समवन। ओके, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी का मर्डर कर दे, किसी का रेप कर दे, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दे, देन यस सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर। यार आप लोगों का पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। या तो आप लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ना ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही रखते हैं, टॉपिक को छोड़ देते हैं, है ना। आप लोग अपने सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूं। ये चिट चैट सेशन रखते हैं, इसका नाम। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर। जो टॉपिक है वो ऐसे, इसी तरह आप लोग नोट्स बनाते रहिए, फिर यही करना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि यहां पर अब देखिए एक निखिल का सवाल, सर क्या राज्यपाल को हटाने के लिए भी महाभियोग पर प्रस्ताव लाना पड़ता है? हम अभी राज्यपाल पढ़ रहे हैं, नहीं, राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाना है। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस गवर्नर एनी टाइम। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय हटा सकता है, बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी प्रोसीजर के। क्योंकि ना तो राज्यपाल को हटाने का कोई ग्राउंड हमारे संविधान में मेंशन है और ना ही हमारे संविधान में कोई प्रोसीजर मेंशन है। ठीक, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, यहां पर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, यस। तो संविधान की सर्वोच्चता ये कैसा प्रोविजन है? ये एक फेडरल प्रोविजन है, यानी कि हमारे देश में संविधान क्या है? सर्वोच्च है।
क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार बनती है, संविधान के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, संविधान बताता है कैसे संसद का गठन होगा। ओके, याद रखिएगा जो संविधान है हमारे देश में सर्वोच्च, और ये भी कैसा प्रोविजन है, ये एक फेडरल प्रोविजन है। ठीक है, इसके बाद की बात करें, नेक्स्ट याद रखिएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में संविधान जो है कैसा है, कठोर है। हमने आपको बताया था कि कुछ हिस्से हमारे संविधान के ऐसे हैं जिसे हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें क्या है, जिसमें कि आपका संशोधन करना क्या है, मुश्किल है। उसके लिए हमें स्टेट का परमिशन भी लेना पड़ता है। हमारे देश के अंदर भी, हमारे देश का जो संविधान है वो ऐसा है, कुछ हिस्से ऐसे हैं हमारे संविधान के अंदर, जैसे 7वीं अनुसूची है, अगर उसमें कोई चेंज करना है, कोई फेरबदल करना है, we have to take permission, we have to pass this bill from the state legislature also। यानी कि अगर हमें 7वीं अनुसूची में कोई चेंज करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य विधानमंडल से भी उसे क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो क्या है, रिजिड है। अनूप, यस, देखिए यहां पर है ना, मैं पूरा फैक्ट लिख रहा हूं बिट्टू, जितना मैं लिख रहा हूं इतना ही आपको लिखना है ना। अनूप, ये मैंने कराया है, लेकिन वो मैंने कराया था फेडरल प्रोविजन में कराया था। यहां पर हम फेडरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल प्रोविजन बता रहे हैं। भारतीय संविधान में ये चीजें हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, सभी स्टेट से नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों से, आधे से 50% से ज्यादा स्टेट से पास कराना पड़ेगा पवन। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हमारे देश में क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। केंद्र में है ना जी द्विसदनात्मक विधानमंडल, और 6 राज्यों में भी है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक, यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या, जैसे हमारे देश का संसद है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये भी कैसा प्रोविजन है, ये एक आपका फेडरल प्रोविजन है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर हमारे संविधान के अंदर जो जो फेडरल प्रोविजन थे उसे हम लोगों ने देखा, और जो जो यूनिटरी प्रोविजन थे वो हम लोगों ने देखा। सुखदेव, आपको जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सेम ऐसे ही आपको नोट्स में भी लिखना है। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वैसे ही सेम आपको नोट्स में लिखना है। और आपका जो नोट है ना, वो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। जब आप इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देंगे, तो पॉलिट जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एनी वनडे एग्जाम योर नोट विल बी सफिशियंट। हाँ बिल्कुल, बोथ पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल। इसी तरह मैंने बताया ना, यहां पर रिजिड हमने लिखा कि रिजिड भी है, और हमने यूनिटरी में क्या बताया है, फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए हमारे देश का संविधान जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, ब्लेंड है। कुछ हिस्से लचीले हैं, कुछ हिस्से क्या है, कठोर हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूं सुमित यूट्यूब पर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, 3 दिन। ठीक है, आप सोनम देखो उसको ना, कभी भी आपको टाइम मिले ना, पूरे दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले उस समय आप देख लीजिए उसे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आप कर लीजिए। यस, यूपीएससी के लिए भी रागिनी, आपके नोट्स के बाहर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एक सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो कृष्ण जी, अगर कोई सरकार संविधान का पालन नहीं करती है तो उस सरकार को मतलब क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट है ना, क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है कि संविधान का पालन करिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ओके, चलिए, संविधान का रखवाला है ना जी हमारे देश में कौन, सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो ऑर्डर देगी, यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे आप संविधान को उल्लंघन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट वैसे कानून को निरस्त कर देगी जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो, बिकॉज प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब, सुप्रीम कोर्ट जो वो क्या है, संविधान का रखवाला है, गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज न्यू टॉपिक,
ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ध्यान से समझना है। ये टॉपिक देखो, आप हो सकता है हिस्ट्री में भी पढ़ो, हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में भी आप ये टॉपिक पढ़ो, लेकिन यहां पर ये पॉलिटी का भी पार्ट बनता है ये, है ना, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में और पॉलिटी के एनसीईआरटी के पॉलिटी में ये मतलब टॉपिक दिया गया है, तो हमें इसे भी कवर करना है। इट विल टेक 2 to 3 क्लास टू कवर। अब देखिए यहां पर जो है ना, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, सबसे पहले भारत में संविधान की मतलब संवैधानिक विकास की जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे देश में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, तो ये किस लिए आती है? ट्रेड करने के लिए आती है, व्यापार करने के लिए आती है मुख्यतः। जैसे मान लीजिए कि भारत की कई सारी कंपनी विदेशों में व्यापार करती है, लाइक अडानी, अंबानी, टाटा, है ना, कई सारी ऐसी कंपनी है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, ये सभी विदेशों में क्या करती है? अपना बिजनेस करती है। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट से आदेश लिया कि मालिक हमें आप ऑर्डर दे दो, हम भारत में जाकर क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दे दिया आदेश कि ले जाओ, मौज करो, जी लो अपनी जिंदगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आया यहां पर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आया और यहां पर अपना ट्रेड बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ट्रेड बिजनेस ये सब करते करते यहां लगा कि यहां के लोग तो बड़े बेवकूफ टाइप के हैं, यहां पर तो लोग अपने में लड़ रहे हैं, किसी तरह का जीने का ना सलीका है, इन पर शासन करना बड़ा आसान होगा हमारे लिए, इन पर रूल करना हमारे लिए क्या होगा? बड़ा इजी होगा। उन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे? आपके साथ आप पर शासन करेंगे। धीरे धीरे पहले बंगाल के नवाब को जाकर कहा भाई देखो तुम अपने राज्य के अंदर जो है ना शासन उषण का काम करो तुम, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर है ये हमें दे दो। ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं है, नहीं हो सकता तो युद्ध लड़ो हमारे साथ। और सबसे पहला युद्ध जो लड़ा, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी में याद रखिएगा अंग्रेज जो है वो क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। किससे? नवाब बंगाल के खिलाफ। ठीक है, जब जीत गए तो उनको वहां का बंगाल का जो है मिल गया दीवानी अधिकार, मतलब कि पैसा वसूलने का अधिकार। उसके बाद 1764 में जाकर एक फिर से युद्ध लड़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बंगाल के नवाब नहीं थे, बंगाल के नवाब के साथ साथ अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय, ये सभी कंबाइंड आर्मी थी इनकी। और इसमें भी बैटल ऑफ बक्सर जब होता है 1764 में, बिहार के बक्सर नामक जगह पर, यहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? जीत जाती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो उसके बाद 1765 में, इन 1765, इन मतलब जो उस समय भारत के जो मुगल शासक हैं जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच में दोस्तों एक ट्रीटी साइन होता है, एक समझौता साइन होता है, जिसको जाना जाता है किसके नाम से? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद की संधि के तहत याद रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेवेन्यू राइट मिल जाता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों का रेवेन्यू अधिकार, यानी कि पैसा, कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। किसका किसका? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। अब देखिए, अब जब कोई कंपनी क्या होता है, जब यहां पर वो मतलब उनको अधिकार मिला ना, वो उन्होंने लोगों का भरपूर शोषण किया, किसानों का, जनता का, प्रकार बहुत तरह से शोषण किया। उस समय अकाल हुआ 1770 के आसपास, भारत में कोई ध्यान नहीं दिया उसने, लोगों को मरने दो, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कमाने से मतलब है? पैसा कमाने से मतलब है। तब जाकर क्या होता है 1773 में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर कहती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, भाई साहब हमें ना कुछ कर्जा चाहिए, है ना, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, हमें कर्जा चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है भाई यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें खुला छूट दे रखा है वहां पर कि जितना मन करो, जो मन करो करना है करो वहां पे, फिर भी तुम अगर पैसा मांग रहे हो मुंह उठा के, मतलब कुछ भी, मतलब कंपनी घाटे में चल रही है, तुम्हारे लोग इतने करप्शन कर रहे हैं, तुम्हारे इंप्लॉय वहां पर भारत में,
वहां पर यहां जो मतलब जिसको खाने को मतलब रोटी नहीं मिल रहा था वो जाकर मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहा है अपने नाम पे, और तुम कह रहे हो कि कंपनी घाटे में चले। तुम्हारे कंपनी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पर तो ध्यान दो। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इंप्लॉय थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे दबा के। ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों का भरपूर शोषण कर रही थी, भारत के लोगों का। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू रेगुलेट दिस कंपनी। हाउ दे रूल इन इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल करेगी, इसके लिए हम कानून पारित करेंगे। एंड दैट्स व्हाई, इसी कारण से भारत में किसकी जरूरत पड़ी, संवैधानिक विकास की जरूरत पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी, किसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला कानून बनाया था, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह कानून भारत में नहीं बना था, यह कानून बन कहां रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में यह कानून बन रहा था, रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कैसे आखिर यह शासन करेगी। तो दोस्तों यहां पर जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखने वाले हैं वो दो फेज में देखने वाले हैं। फेज वन जिसमें कि दोस्तों किसका शासन रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। जब यहां पर किसका रूल रहता है, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस दौरान क्या क्या कानून बने भारत के अंदर, तो याद रखिएगा, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला कानून था। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 थर्ड। चार्टर एक्ट, इसे हिंदी में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1793 फोर्थ। चार्टर एक्ट 1813, देन चार्टर एक्ट 1833 and then Charter Act 1853. These are the rules, these are the law, these are the act passed by British Parliament when there is rule of East India Company in the India. यानी कि ये कानून तब बनाए गए जब भारत में किसका शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। लेकिन आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा, ब्रिटिश क्राउन को लगा, भाई अब इससे ना हो पाएगा, इससे अब नहीं हो पाएगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में अब शासन नहीं कर पाएगा। ऐसा करो, इसको हटाओ यहां से, इसको अब कहो कि भाई तुम ना बस व्यापार करो, तुम सिर्फ बिजनेस करो, यानी कि बिजनेस करो, व्यापार करो, रूल करने का काम ये हमारे ऊपर छोड़ दो, तुमसे ये रूल वूल नहीं हो पाएगा, शासन वगैरह नहीं हो पाएगा। तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पास करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके तहत रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और वो रूल किसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन शासन करेगी कहां पर, भारत के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी को थ्रो बाहर निकाल दिया, कहते नहीं तुम यहां पर अब शासन नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे। और दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद जो फेज 2 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, फेज 2 स्टार्ट होता है, फेज 2। और ये जो फेज 2 है, इस फेज 2 में कौन कौन से कानून बनते हैं, तो सबसे पहला दोस्तों बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसी को बोलते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इसी कानून को कहा जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, इसी कानून को कहा जाता है। ओके, ठीक है, इसे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तब लिख लो यार हिंदी में, है ना। आप लोगों को बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए, यू कैन राइट इट इन हिंदी, भारत शासन अधिनियम 1858। आप लोग को पता होना चाहिए, यू आर गोइंग टू
राइट, टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया दैट इज यूपीएससी। तो आप जैसे चाहेंगे कि स्पून फीडिंग हो और स्पून फीडिंग से आप एग्जाम निकालेंगे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है कि आपको हर चीज मुंह में खिला दिया जाए तब जाकर आप एग्जाम निकालोगे, नहीं, है ना। आपको खुद भी कुछ ना कुछ मेहनत करने की जरूरत हो, तभी जाकर आप एग्जाम निकाल सकते हैं। सर ये ऑन 14 अगस्त 1947 देयर वाज अ प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ कमिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950 मेकिंग इंडिया रिपब्लिक। डिस्कस करेंगे शिवम कैसे कैसे हुआ। अभी दो अगले मतलब नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर लेंगे इससे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। सर कंपनी के पास सोल्जर कहां से आई? कंपनी ने अपना सोल्जर बना भाई, कंपनी ने अपना सोल्जर बनाया, रिक्रूटमेंट किया, भाई हम तुमको पैसा देंगे, काम करो हमारे लिए, सेना बनाई उसने अपनी। इसके बाद की बात करते हैं, बस 2-3 एक्ट के नाम लिख लो फिर छुट्टी ही होगा, फिर आप जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये सब कब आ रहा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या भारत परिषद अधिनियम 1861। ध्यान से समझिए, 3-4 एक्ट के नाम मैं लिख देता हूं, आप लोगों को भी लिख लेना है। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ये सब कब आ रहा है? जब भारत में किसका शासन है? ब्रिटिश क्राउन का है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892, ठीक। हाँ, इंडियंस भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, है ना। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। नहीं नहीं, यहां पर भी क्राउन जो है पार्लियामेंट ही कानून बना रही है आशीष, यहां पर भी कानून कौन बना रही है? पार्लियामेंट ही बना रही है। चौथा दोस्तों याद रखिएगा कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, हिंदी में आप लिख लेना, भारत शासन अधिनियम 1909। इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसी कानून को जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बाद आता है, इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं इसी को। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही से कहता है भारत शासन अधिनियम 1935। हिंदी में लिख लीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनता है आपके पेपर में। और सबसे लास्ट में याद रखिएगा अगला है सबसे अंतिम अधिनियम जो बनता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके तहत भारत पाकिस्तान अलग, इसे कहते हैं भारतीय या भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसके बाद जो दोस्तों भारत में होता है किसका निर्माण? भारत में अपना संविधान सभा रहता है, वो संविधान का निर्माण करता है, फिर संविधान जब लागू होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन की बात करेंगे। आर्टिकल 144 या 1 क्या पूछ रहे हैं आप? आर्टिकल 144 पूछ रहे हैं या फिर सेक्शन 144 पूछ रहे हैं? आर्टिकल 144 अगर पूछ रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड? सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों से रिलेटेड है ना। जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे क्या होता है। हाँ, वो भी फेज 1 में ही है पल्लवी जी, है ना, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और अगली क्लास जो होगी आपकी अब कब होगी? ट्यूसडे, यानी कि 14 नवंबर, 14 नवंबर को अगली क्लास होगी आपकी, क्योंकि आपकी मतलब 11, 12, 13 जो है क्लास नहीं होगी, है ना। अगली क्लास जो होगी 14 को। सर फेज 2 में क्राउन लॉ बनाते थे ना? हाँ बिल्कुल आशीष। और किसी का कोई डाउट है तो ये एक एक करके हम इन सभी एक्ट को देखेंगे, पहले फेज 1 वाला देखेंगे फिर फेज 2 वाला देखेंगे, है ना। चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। चार्टर का मतलब क्या होता है ना? ऑर्डर। ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर जारी करके क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को बढ़ाती थी, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट
टू 1781, उसे रेगुलेटिंग एक्ट टू नहीं कहा गया था, वो पूरा नाम था उसका डंडास एंड फॉक्स एक्ट। हम लोग बात करेंगे केजीएस यूजर वहां पर जब आएंगे तो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वीक में इन सभी रूल्स को देखेंगे डिटेल में कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, और फिर हम लोग आएंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी भारत का संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है उसकी हम बात करेंगे। सर बीच के एक्ट भी आप कवर करने वाले हो क्या, जैसे अमेंडमेंट एक्ट, ये सब? बिल्कुल करेंगे आशीष जी, है ना, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, ये सब नोट्स आपको खुद बनाना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका नोट्स आपको खुद तैयार करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीक में, है ना। तब तक के लिए आप लोगों को सभी को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामना, है ना। पूरे एंजॉय करिए आप लोग दिवाली को। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।